Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET paper 1 for teaching aptitude. In previous classes we were doing the requirements of or the basic requirement of teaching. In this class we are going to do the principles of teaching, right? So we will discuss all the aspects कि जो मुख्य अहम पहलू हो सकते हैं वो सारे टीचिंग के प्रिंसिपल्स के हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द प्रिंसिपल इज. A principle is a position or the value that is guide to behavior of the evaluation. It is the law, is rules that has to be usually to be followed. It can be deliberately followed or it can be inevitable consequences of something, such as the laws of observation, nature. That's the way the system constructed, right? The fundamental truth or the positions that serves as the foundation for the system of belief and the behavior for a chain of reasoning. Furthermore, if we want to go for the additional information, that is the general scientific theorem or the laws that numerous special application across a wide field. So if you are going for anything, this is the general definition or general idea about the principles of anything, right? Now basically we have divided the two kind of principles, that are the general principle and psychological principles in teaching. Now you have to understand one thing कि पहले क्या होता था, हम जनरल प्रिंसिपल्स पे बात करते थे और जनरल प्रिंसिपल्स पे बात करने की बात ये थी कि इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसको बोलते थे हम फिलॉसफी, राइट? तो फिलॉसफी के बाद धीमे धीमे जो अदर जो बिहेवियरिज्म आया, ह्यूमनिज्म आया उसमें, तो जब बहुत सारी फिलॉसफी हैं वो डेवलप होती चली गई, उसके हिसाब से जो ह्यूमन कन्वीनियंस थी उसको एग्जिस्ट करने के लिए हमने जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में जो डिवाइड किया उसमें क्या है, जनरल प्रिंसिपल. जनरल प्रिंसिपल मींस इफ यू आर टीचिंग एनी सब्जेक्ट they will apply on each and every kind of teaching, whether it is outside to the teaching premises or the school institution or inside to it, right? And some of the psychological principles, they are specific and we are going to discuss on that kind of things in coming class, right? Okay, let's move on it. So very first principle is the principle of motivation. It's a really important because if you are dealing with a student, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा उसकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, राइट? जब तक आप उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इफ ही विल नॉट आस्क द क्वेश्चंस टू यू, दैट विल नॉट फ्रूटफुल फॉर यू एंड द स्टूडेंट एज वेल. क्योंकि जब तक उसके अंदर हेजिटेशन रहेगी, आप उसको मोटिवेट नहीं करते कि वो क्वेश्चन आपसे पूछे, या फिर जो भी क्वेरीज हैं, नई तरह की क्वेरीज को वो सोच तभी सकता है जब वो उसकी पुरानी क्वेरीज हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है? वेल फाइन. अब हम चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल पे, द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. तो जब हम अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए, जो फोरवेल का किंडरगार्टन का जो सिस्टम दिया था फोरवेल ने, वो जो इसी प्रिंसिपल पे था, किस पे? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पे. तो किंडरगार्टन में बेसिकली होता क्या है, और उससे पहले जब हम किंडरगार्टन पे जाएं, फुटबॉल के रूल पे जाएं, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जो जीन पियाजे हैं उनकी जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज आपको समझ में आएगा कि द प्ले इज द वर्क फॉर द चिल्ड्रंस, राइट? कि बच्चों के लिए खेल क्या है, उनका वर्क है, काम है. सो इफ यू विल नॉट अलाउ द चिल्ड्रंस टू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट and different kind of the situation, the student are not going to grab the things on much better way. Like कि उनको चार्ट आप दीजिए बनाने के लिए, उनको मॉडल्स दीजिए, उनको ग्रुप में बनाने के लिए कुछ चीजें दे दीजिए, so that the social affection will develop into the children, right? Next is principle of interest. अब होगा क्या, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए, चाहे वो छोटे बच्चों की बात करें आप, या फिर आप मैच्योर्ड पर्सन की बात करें. अगर आपने फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल से हम बात करते हैं, उससे ज्यादा समझ पाएंगे आप, ठीक है? चलिए, जैसे आपसे कोई पर्सन मिलने आता है, ओके, और वो आपसे उस तरह की बातें करता है जिस तरह की बातें आपको पसंद है.
तो आप क्या करेंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे उसको सुनने के लिए. दैट टाइम यू फील रियली, यू विल रियलाइज दैट द पर्सन ही इज इन फ्रंट ऑफ यू, he really want to convey something, right? If that person is conveying some kind of information that is all time annoying you, so what you will do, just you will do or ask, just leave please, right? तो इस तरह की चीजें आप उससे कहेंगे, उसकी बातें पर आप ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे आपकी बातों पर क्यों ध्यान दें? तो ये टीचिंग का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इस पे बहुत ज्यादा मॉडर्न सिनेरियो में बात करने की जरूरत है. ठीक है, इसमें बाय जनरेटिंग द जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग द चिल्ड्रंस कम्युनिटी, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज्ड, राइट? तो आप बच्चा जो है जिस तरह से पढ़ना चाहता है, आप उस तरह की टीचिंग पेडागोजी, जो टीचिंग पेडागोजी है आपकी, उसमें और ज्यादा बेहतरी करिए और बहुत ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट करिए, जिससे कि क्या हो, आपका बच्चा आपको समझने की कोशिश करे, वो चाहे तरीका आपका कोई भी हो, राइट? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ. ठीक है, इससे क्या मतलब है, ये एक बहुत ही जनरल बात है, उसको आप समझें ठीक से. प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, एज इट्स नेम इम्प्लीकेट दैट कि आपने कोई भी चीज पढ़ानी है उसको आप जनरल लाइफ से लिंक कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को ये बताएंगे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, अगर आपने ऐसे बोल दिया तो बच्चे को इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा. फिर आप उसको बताइए बड़ा अच्छे से कि आप एक बॉल को लीजिए, वो ऊपर की साइड में फेंकिए आप, तो वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी. फिर आप बहुत हल्की सी चीज कॉटन ले लीजिए और उसको ऊपर की तरफ फेंकिए, फिर वो बेटा नीचे की तरफ आएगी, राइट? फिर आप क्या है, फिर जो ग्रेविटी का जो लॉ है और ग्रेविटी का फॉर्मूला है कि ग्रेविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के, कि जितना ज्यादा मास होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगा. तो इस तरह से जब आप इंटरलिंक करके चीजों को पढ़ाते हैं, इंटरवोवन करते हैं चीजों को, तब जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से स्टूडेंट उन चीजों को समझ पाएंगे, राइट? गुड, वेरी नाइस. नाउ वी विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. दिस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज डेफिनेट एम. ये और एक अच्छी बात है कि जब तक हमारे पास कोई भी एम नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, जब क्लास शुरू होती है उससे पहले जो टीचर होता है उसको क्या तैयार करना होता है, दैट इज लेसन प्लान, राइट? सो लेसन प्लान क्यों तैयार करते हैं? लेसन प्लान विल टेल यू द द लेसन प्लान इज जस्ट लाइक एज ए ब्लूप्रिंट, what you are going to teach and what your children are going to learn after completion of your class, right? तो ये क्या करता है, ये आपको पूरा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देता है कि क्या एक टीचर जो क्लास में जाके सिखाने वाला है और उसकी क्लास खत्म होने के बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें टीचर क्या करता है, एक टीचिंग लेसन प्लान में इंडिकेट करता है. ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से उसने जो है वो क्लास लेनी है. ठीक है, अब अगला प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन. चलिए, तो अभी प्रिंसिपल पर किस पे बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप समझिए, एक्चुअली होता क्या है कि हर बच्चे के पास अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है किसी भी चीज को सीखने के लिए. There are several children in your class, they have very good ability to grab the things by just providing them a notice. Okay, आप उनको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, वो तुरंत से समझ जाएंगे. But there are some other kind of the children are there, you need to repeat your answer more than 2 times or 3 times or maybe several times. तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एक टीचर को क्या करना पड़ेगा, वो एक टीचर को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे कि वो ये समझ सके कि किस बच्चे को किस टाइप का हमें जो सब्जेक्ट है उसको किस टाइप का हमें लेसन प्लान तैयार करना है और किस टाइप का मटेरियल उसको प्रोवाइड कराना है, जिससे कि जो लर्निंग है उसकी वो बहुत बेहतर तरीके से चलती रहे और उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज नहीं हो क्लास में. डेफिनेटली होगा क्या कि अगर एक बच्चा है जो जल्दी सीख जाता है, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उसको वही चीज बार बार से रिपीटेशन में पढ़ाते रहेंगे सारे बच्चों के साथ,
तो वो क्या करेगा, आपकी क्लास में इंटरेस्ट को लूज करेगा और आपकी क्लास नहीं करेगा, या फिर वो कोई ना कोई ऐसी शरारत करेगा जिससे कि आपको काफी परेशानी फील हो सकती है, या फिर आप मतलब एंग्री हो सकते हैं उससे। तो जब भी आप बात करेंगे तो इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंसेस की जो बात है उसको हमेशा प्रायोरिटी देंगे आप, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम अगर छोटे, बहुत ज्यादा छोटे शब्दों में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहना चाहें तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि every student is a unique term of intelligence, attitude, ability, and the potential and socio-economic background that the teacher's method should devised such a manner to make all the students to avail the equal opportunity of the life, right? तो आपको इस तरह से डील करना है उनके साथ जिससे कि वो बेचारे सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, वो आपकी जो टीचिंग पेडागोजी के थ्रू जो मटेरियल की सप्लाई है, ठीक है, जो मटेरियल की डिलीवरेंस है, उसको अच्छे से समझ पाए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इसका। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्कूल इज लोकेटेड जस्ट इन बिटवीन टू रूरल एंड urban area, right? So some of the students they will come from the urban area and rest of the student they will come from rural background, right? तो जो सिटी में बेसिकली बच्चे होते हैं वो कॉन्वेंट्स में या फिर अच्छे स्कूल्स में पढ़ते रहते हैं जहाँ इंग्लिश को बहुत जल्दी इससे सीख जाते हैं मोस्टली। लेकिन गांव में इस टाइप की सिचुएशन नहीं होती, क्यों? बिकॉज द कम्युनिटी इज नॉट अवेलेबल टू whom the student could speak in English, right? On the other hand, the students they are living in a high profile of the city area, they can interact very easily to their parents because the parents, most of the parents they do understand the English, that how to speak it, right? So इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो अगर आप समझेंगे नहीं बच्चों की कि किस बच्चे को इंग्लिश आ रही है, किस बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, और आप क्लास में सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। सो यू हैव टू बी द बाई मॉडल इन दैट केस। So first of all, before starting the class, you need to know that how much language you need to explain to your supply material so that a student could understand very well what you are going to teach in your classes, right? So the next principle is principle of selection. So principle of selection is the horizon of the knowledge. As expanding each day, the teacher should able to pick the content would more relevant and so the learning objective. अब एक्चुअली आप इंडियन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एक एग्जांपल से, वो आप मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरह से आप समझ लो कि आप ये देखिए कि कोई भी बच्चा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, ठीक है, फिर वो जॉब किसकी कर रहा है? मार्केटिंग की। एक बच्चे ने बीए की हुई है, वो टेक्निकल जॉब कर रहा है। सो वो काइंड ऑफ द एजुकेशन सिस्टम वी आर डीलिंग विद। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो वो साइंस के बैकग्राउंड में जाए और साइंस के बैकग्राउंड की ही जॉब करे, ठीक है। मतलब अगर होता क्या, आप देखिए देयर आर सेवरल एग्जांपल्स आर हियर। किसी बच्चे ने पीएचडी की हुई है, उसके बाद वो एक बाबू की नौकरी कर रहा है, ही इज डूइंग द वर्क ऑफ ए क्लर्क। कैन यू इमेजिन कि उसका टैलेंट किस टाइप का था और वो कहाँ किस किस जगह पे जॉब कर रहा है। सो वी नीड टू डील विद द बेटर एजुकेशन सिस्टम to go for the better selection for the student so they could do much better, right? The next is the principle of planning. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी और टीचर के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं करते कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कैसे हमें एवेल्युएशन करना है, ग्रेडिंग सिस्टम करना है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन लेना है या फिर सुमेटिव एवेल्युएशन लेना है, तो विदाउट प्लानिंग के आपकी चीजें क्या रहेंगी? वो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं होंगी, ना तो वो साइंटिफिक होंगी ना सिस्टमेटिक होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर लेसन प्लान नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल यू आर अ टीचर एंड यू आर गोइंग टू टेक द क्लास okay in next day and you are not preparing the lesson plan, right? You have only the topic and you have lots of experience. On the behalf of that experience you are going your lecture to deliver in the class, right? तो अब क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, ठीक है, तो आप उस समय पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि अगर आपके पास लेसन प्लान है तो आप उसको कह सकते हैं कि बेटा अभी इतनी चीजें हमें और पढ़नी है इस क्लास में, प्लीज डू अंडरस्टैंड
if you have some different kind of the problem, just ask me after to finish of the class, right? तो इस टाइप की चीजें जो प्लानिंग के साथ करी जाएंगी वो आपका टाइम कंज्यूम होने से भी बचाएंगी और आपकी जो क्लास का एग्जीक्यूशन है वो भी बहुत बेहतर तरीके से होने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए नाउ वी विल गो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन से आप क्या समझते हैं? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए चलिए बेहतर। अच्छा ये कौन है? ऋतिक, वेरी नाइस बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन में हम करते क्या है। इज टू मेक द लर्निंग इजी टू द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। उसमें क्या होता है देखिए, आपको पूरी क्लास, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि सारी क्लास में सिर्फ वो सारी के सारी सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग विद द साइंस बुक, और साइंस बुक में ऐसा हो कि सिर्फ एक ही चैप्टर है और एक ही चैप्टर के साथ आप डील किए जा रहे हैं। Why they divide the entire science book into the chapters, right? So this is how you can understand the principle of division. हम क्या करते हैं, जो entire चीज हमें ग्रैब करनी होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ लेते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये उसी तरह से है जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम मिला के क्या करते हैं, एक फाइनल डेस्टिन्ड एम या फिर गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, आई होप दैट कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन आपको समझ में आएगा। देन वी विल गो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, राइट? रिवीजन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपने कुछ भी पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अगर बच्चों ने रिवाइज नहीं किया या आपने रिवीजन नहीं कराया तो फिर क्या होगा? फिर बच्चे जो है उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मतलब याद नहीं रख पाएंगे। चलिए इससे एक चीज और आप याद रखिए, देयर इज अ रूल ऑफ सॉरी देयर इज अ लॉ। कौन बताएगा इसको कि एक लॉ है? या वेरी गुड। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी है, ठीक है, कि जो चीज जितना जल्दी रिसेंट में पढ़ी हुई होती है उस चीज को बच्चा जो है वो कम भूलता है। तो क्या होगा, आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे किसी भी चीज का तो उस चीज को आप उतनी ही ज्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, उसको आप भूलेंगे नहीं, राइट? तो ये है दिस दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है बहुत अच्छी तरह से, कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, राइट? बहुत अच्छी। दिस प्रिंसिपल मस्ट मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। इसमें आप क्या करेंगे, आप बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, बच्चों को अलग अलग ग्रुप में कोई एक्टिविटी दे सकते हैं करने के लिए, जिससे कि वो क्या करें, वो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को कुछ स्क्रैम्बल टाइप की चीजें दे दी कि आप ये बनाइए, या फिर आपने कुछ नंबर्स दे दिया, उनको नंबर्स के साथ प्ले करना है, राइट? और फिर उनको बताना है। क्रिएशन का मतलब आपने कुछ चीज बनाने के लिए दे दी, जैसे सपोज दैट इफ यू आर गिविंग अ डिस्कार्डेड नंबर्स in front of students and you are asking them to make a particular spelling, right? And the students are doing their effort to make that spelling, right? अगर होता क्या है कि उनके काफी सारे एफर्ट के बाद वो स्पेलिंग बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल गो फॉर रिक्रिएशन, राइट? आप जाएंगे बच्चों के साथ, जो उन्होंने क्रिएशन करी दैट इज फाइन, उन्होंने दे डिड देयर वेल टू गेट द फाइनल question or the final answer to whom they want to answer with, right? तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं then it's of your responsibility, go to them and guide them to make for the perfection or the right answer to whom you were looking for, right? ये हो गया। चलिए चलिए बहुत अच्छे। then 12th principle, the principle of democratic, ठीक है। अच्छा, जब हम टीचिंग पढ़ेंगे, अभी टीचिंग स्टाइल और आएगी इसमें, ठीक है, तो टीचिंग स्टाइल में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ठीक है, उसमें आप समझ पाएंगे इन सब चीजों को। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इज ऑल अबाउट कि आपने बच्चे की बात आपने सुनी और आपने बच्चों को आंसर दिया, मीन्स देयर इज ए बाई मोडल कम्युनिकेशन इज देयर। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स में जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स में जैसे
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की शुरुआत कब? 1975 में, 1977 में पहला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, देन 1988, फिर 2000 और 2005 जो है वो क्या है, वो रिसेंट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राइट। तो आप अगर जब नेशनल एनसीएफ 2077 और 1998 की, सॉरी 1988 की बात करेंगे, तो 1988 तक क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कि उसमें क्या होता था कि वहां तक टीचिंग जो थी वो टीचर सेंट्रिक थी, राइट। टीचर सेंट्रिक का मतलब क्या है? टीचर सेंट्रिक का मतलब ये है कि ब्लैक बोर्ड टाइप की एजुकेशन आप समझ लीजिए, टीचर ने जो पढ़ा दिया बच्चे ने समझ लिया। Teacher was the only source of knowledge and the student were just like as inactive mode and they were receiving what the teacher is delivering, right? But in the modern scenario the education is student centric, right? कि जो स्टूडेंट को चाहिए वो टीचर पढ़ाएगा। अब इसका एग्जांपल आप समझिए इसको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश पढ़नी है, राइट, और मेरे स्कूल में टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लूंगा इंग्लिश की। तो यहाँ क्या है, टीचर वो पढ़ाएगा जो स्टूडेंट चाहता है, राइट। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक इस तरह से। तो यहाँ टीचर बच्चे की बात सुनेगा, बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, और जो टीचर अपनी बात बच्चे से कहना चाहता है वो बच्चा टीचर की बात को सुनेगा, राइट। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अच्छा, साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी की जो बहुत छोटी डेफिनेशन जो मैं आपको बताना चाहूँ, और आप आई होप दैट आप उसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे छोटी डेफिनेशन है ये, साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, राइट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हमें करना है, वो क्या रहेगा, वो सॉरी it's a light is taking problem, right, good। तो अब क्या है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, राइट। इट इज द टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड every situation and the unique psychological identity, and the student can motivated after identifying his or her need, right। Next is principle of recreation. The principle of recreation is necessary to tackle the